बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों के साथ डिमेंशिया के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी। व्हाट इज़ डिमेंशिया। डिमेंशिया को आम अल्फाज में भूल जाने की बीमारी कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो डिमेंशिया इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द वेरियस डिसऑर्डर्स एंड दीज डिसऑर्डर्स आर इफेक्टिंग द ब्रेन। और अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा वीक होती चली जा रही है। इसके अलावा बहुत से लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, थिंकिंग में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। बहुत से लोगों को अपनी बात याद नहीं रहती है। कुछ देर पहले उन्होंने जिस चीज़ का ज़िक्र किया होता है वो बिल्कुल से उनके ज़हन से माऊफ़ हो चुकी होती है, बिल्कुल ज़हन से निकल चुकी होती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मूड्स में चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो हालात पैदा हो रहे होते हैं, ये सारी अलामात जो पैदा हो रही होती हैं, ये डिमेंशिया की वजह से पैदा हो रही होती हैं। डिमेंशिया में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, हमारे जो ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता से किसी भी कॉज़ की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। नर्व सेल्स का जो है वो डैमेज स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता से जो हमारा ब्रेन है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को आम तौर पर टेस्ट के ज़रिए से या सीटी स्कैन्स के ज़रिए से देखा जा सकता है कि ब्रेन की जो उसमें आपको पिक्चर मिलती है, जो आपको एक स्कैन नज़र आता है, उसमें हम देख सकते हैं कि ब्रेन जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जो ग्रे पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारे स्कैन में नज़र आएगा वो श्रिंक नज़र आएगा। इसमें ब्रेन का कोई सा भी पार्ट अफेक्टेड हो रहा होता है और और हर पार्ट का एक ख़ास किस्म का रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। हमारा ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, सब के सब अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जिस तरह से कि अगर तो टेम्पोरल लोब जो है हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, अगर वो अफेक्ट कर जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पर्सन को लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की। डिमेंशिया इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ मेनली अराइजिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ द नर्व सेल्स, जो कि मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस किया है। अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे ब्रेन सेल्स के डैमेज हो जाने की वजह से भी डिमेंशिया का प्रॉब्लम आ रहा होता है। इसके अलावा एक और रीज़न जो है वो एजिंग भी है। बहुत से अफराद जो कि मोस्टली तो डॉक्टर्स आजकल 40 के बाद से कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है ओल्डर पर्सन्स जो हैं, एल्डर पर्सन्स हैं, जैसे कि 65 की एज से अबव के लोगों में डिमेंशिया का प्रॉब्लम आमतौर पर देखा जाता है। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़। इस डिज़ीज़ के साथ भी डिमेंशिया का प्रॉब्लम जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। एक और मसला जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अक्सर पेशेंट्स इस किस्म की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं कि उनमें वैस्कुलर डिमेंशिया होता है, जिसका मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो गई हों, उसकी वजह से भी ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ रही होती है। थायराइड इज़ अनदर कॉज़। थायराइड की प्रॉब्लम्स के साथ भी ये लोगों में डिमेंशिया हो रहा होता है। पॉइज़निंग इज़ अनदर कॉज़। कुछ लोगों को किसी भी किस्म की लाइक लेड, अगर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, चाहे वो किसी मेडिसिन के थ्रू हो रहा हो या किसी और भी सोर्स के ज़रिए, अगर आपकी बॉडी में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो सकती है। इसके अलावा इसकी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें हमने चीज़ देखी है, एक और डिज़ीज़ मैं कहूँगी जो कि ट्यूमर्स है। ब्रेन ट्यूमर्स एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो किसी को हो जाए तो उनके शिकार अफराद में भी भूल जाने का मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में सामने आता है। अब ये देखते हैं कि इसकी सिम्पटम्स किस तरह के आ रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके इंट्रो में ही बताया है कि बहुत से लोगों को थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही होती हैं, वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है। उनमें है कि जिन लोगों में मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एक और अलामत जो कि देखी जाती है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड ही होती हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोगों में ये देखा जाता है कि उनकी जो थिंकिंग पावर है, उनकी जो फ़ोकस या कंसंट्रेशन करने की पावर है, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो कि उनकी जो एक रूटीन लाइफ़ है, उनकी डेली लाइफ़ के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही होती है और ज़ाहिर है रूटीन लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हो जाती है।
बात करते वक़्त अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे होते, वो बिल्कुल सोचते रहते हैं और अपने ज़हन के ऊपर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं। उनको अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए जिन वर्ड्स की तलाश होती है, वो उन्हें नहीं मिल रहे होते। इसके अलावा इमोशनल इसमें बिहेवियर्स देखे जाते हैं। कुछ लोगों का मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं कि एक वक़्त में अगर वो बहुत अच्छे मूड के साथ बैठे हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पर्सनैलिटी में भी काउंट करती हैं। पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, उनको हैलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हैं वो तमाम अलामात, बल्कि इसके अलावा लोगों में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि जो हमें महसूस नहीं हो रही होती, लेकिन बेसिकली ये वो तमाम सिम्पटम्स हैं जो कि मोस्टली लोगों में देखे जाते हैं, और कोई भी साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है वो इन चीज़ों को डिमेंशिया की कैटेगरी में ही इनको फ़ॉल करता है। इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी केयर खुद से कर सकते हैं। वो भी इस कंडीशन में होते हैं कि वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, अपनी रूटीन लाइफ़ को लेकर चल सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो लेटर कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, इट मीन्स कि डे बाय डे जो है वो वर्स हो जाती हैं सिम्पटम्स, और उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर जाकर इस तरह के पेशेंट्स को, डिमेंशिया के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन की भी ज़रूरत होती है। आप लोगों की तवज्जो की के ज़रूरतमंद होते हैं वो लोग, और वो अपना ख़्याल खुद से नहीं रख सकते हैं, वो अपने आप को खुद से नहीं सँभाल सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन का मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ, जो कि टॉप ग्रेड रेमेडी है और बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है डिमेंशिया के लिए, इसका नाम है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम जो है, इसमें देखा जाता है कि इसके जो शिकार अफराद होते हैं उनमें फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, लॉस ऑफ मेमोरी उनमें आ रही होती है, अपने आसपास के माहौल के लोगों के वो नाम तक भूल जाते हैं, हत्ता कि उनके आसपास की जो मशहूर प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वो जाते रहते हैं, वो तक उनको भूल जाती हैं। अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट, ऐसे लोग जिनको अल्ज़ाइमर्स की डिज़ीज़ है, उनके लिए भी एनाकार्डियम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। या ऐसे अफ़राद जिन्हें आप देखें कि उनमें उनका जो एक स्पिरिट लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया है, बहुत ज़्यादा लो हो गया है, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, उन लोगों के लिए भी एनाकार्डियम जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है। तो फॉरगेटफुलनेस इसमें आ जाती है, चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, बात करते करते हुए ये लोग अपनी बात को भी अक्सर भूल जाते हैं। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होता है, यानी कि उससे अचानक अगर आप कोई चीज़ पूछ लेते हैं तो वो फ़ौरन से आपको इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकेगा। ऐसी तमाम अलामात की सूरत में आपने एनाकार्डियम का इस्तेमाल करवाना है। एनाकार्डियम को 30 की पोटेंसी में लें, सुबह, दोपहर, शाम। इसके 2-2 कतरे जो हैं वो डायरेक्ट आप अपनी ज़बान पर लें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे इसके असरात सामने आते हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेन के लिए मेडिसिन समझी जाती है। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ। जो मेरी दूसरी मेडिसिन है वो है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार को आप इस्तेमाल करवाएंगे ऐसे लोगों के लिए जिनमें आप देखते हैं कि उनमें सेनाइल डिमेंशिया है और ये प्रॉब्लम उनका प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो उनकी बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन वर्स्ट होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि बात करते करते अपने सेंटेंस, जैसे उन्होंने कोई बात तो स्टार्ट की है लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो होगा उनको अपनी बात का वो याद नहीं आ रहा होता, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने ब्राइटाकार का इस्तेमाल करना है। अगर एक ऐसा शख्स है जो कि अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, जो कुछ उसके साथ माजी में हुआ या माजी के कोई से भी वाक़यात हैं, हालात हैं, उसकी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, उसको याद नहीं आ रही हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी के मेंटल कंडीशन है जो कि उन्होंने लूज़ कर दिया है, अपने ब्रेन की फंक्शनिंग वो सही तरीके से नहीं हो रही है, स्पेशली किसी किस्म का भी कुछ शॉक पहुँचने के बाद, तो वहाँ पर भी ब्राइटाकार इस्तेमाल करवाई जाएगी। ब्राइटाकार को 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है। इस पोटेंसी में इसके जो असरात हैं, इसके जो काम है वो बहुत अच्छा सामने आता है, और ये आपने सुबह और सिर्फ शाम को इस्तेमाल करनी है। इसके 2-2 कतरे जो हैं या 3 से 5 ड्रॉप्स भी आप कर सकते हैं, सुबह ले लें, और 3 से 5 ड्रॉप्स ही आप इसके शाम को ले लें। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैनबिस इंडिका। कैनबिस को भी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है, और इसमें ब्रेन के जो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वहाँ पर कैनबिस का इस्तेमाल करवाया जाता है।
कैनबस के पेशेंट को हमेशा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है कि एक तो वो फॉरगेटफुल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, भुलक्कड़ हो चुका होता है, भूल जाता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वो बात करते-करते अपनी बात भूल जाता है। उसको याद नहीं रहता कि वो थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहा था और किस चीज़ को, किस टॉपिक को वो लेकर चल रहा था। इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। इनको अपनी कम्युनिकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है। ऐसे लोग जो कि कुछ लिखते-लिखते भूल जाते हों और वो उनको इस चीज़ का भी एहसास नहीं हो रहा होता कि उन्होंने अभी क्या लिखना चाहा था। अभी उनके ज़हन में वो बात थी, कुछ वर्ड्स थे, लेकिन जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करते हैं, वो बिल्कुल उनके ब्रेन से वो चीज़ जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। उनका ब्रेन जो है वो क्लाउडी होता है, फॉगी माइंड हो चुका होता है, धुंधला-सा हो चुका होता है। उनको अपनी थॉट्स क्लियर नज़र नहीं आ रही होती हैं। इस किस्म की सिचुएशन में भी आपने कैनबिस इंडिका का इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा इसकी जो पोटेंसी आप लेंगे वो आप 30 की पोटेंसी में लेंगे। इसको भी आपने सुबह-शाम इस्तेमाल करवाना है। सुबह इसके 5 कतरे ले लें और इसी तरीके से रात को भी इसके 5 कतरे आप पानी में ले लें। इंशाल्लाह इन तमाम अलामात के नतीजे में इनको सामने रखते हुए ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मेडोराइनम। मेडोराइनम को 1 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और डिमेंशिया के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किसी भी पर्सन को सबसे पहले आप इसकी 1 डोज़ ले लेंगे और वीकली लें या 15 दिन के बाद फिर आपने इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 कप पानी में या आधे ग्लास पानी में आप इसके 5 ड्रॉप्स ले लें। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 15 डेज़ का होगा। अगर आपने 1 की पोटेंसी में आज 1 डोज़ ली है तो आज से ठीक 14 दिन के बाद नेक्स्ट डे आप इसकी नेक्स्ट डोज़ लेंगे। इसकी जो अलामात सामने आ रही होती हैं, जिसकी जो सिचुएशन सामने आ रही होती है, उसमें कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि नाम तक भूल जाता हो, इवन के वर्ड्स तक भूल जाता हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम ये भूल जाता है, अपने फ्रेंड्स के नाम ये भूल जाता है। कुछ लिखना चाह रहा होता है तो भी इसको अपने वर्ड्स याद नहीं रहते और इवन दैट के द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो भी इसको याद नहीं आ रहे होते। बहुत ज़्यादा इरिटेबल इसका टेम्परामेंट होता है, कभी इसका मूड बहुत अच्छा होता है, कभी इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और छोटी-छोटी बातों पे बहुत जल्दी ये इरिटेट हो जाता है, इरिटेबल होता है, मामूली सी बात भी इसको बहुत ज़्यादा गुस्से में ले आती है। इसके बाद जो लास्ट मेडिसिन का मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ, दैट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन व्हिच इज़ शुगरलेस साल्ट। और ये साल्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स की फॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होते हैं। मैंने पहले भी अपनी बहुत सी वीडियोज़ में इसका ज़िक्र किया है। इसका नाम है कालीफॉस। कालीफॉस 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है और ये एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है हमारी नर्व्स के लिए और हमारे ब्रेन के जितना भी सिस्टम है उन सब को फंक्शनिंग में लाने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस का जब हम इस्तेमाल देखते हैं तो इसकी जो ख़ास अलामत है, बाकी भी चीज़ों की तरह इसमें मेमोरी लॉस नो डाउट आ रहा है, इसमें भी डिमेंशिया देखा जाता है, लेकिन इसका पेशेंट जो है वो टायर्ड होता है, फटीग्ड होता है, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार नज़र आ रहा होता है। मेंटली तो वो टायर्ड होगा, एग्जॉस्टेड होगा, एज़ वेल एज़ फिज़िकली भी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, ग्लूमीनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, उदासी बहुत होती है, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा सैड रहने वाला मरीज़ होता है। तो यहाँ पर भी आपने कालीफॉस को 6x की पोटेंसी में चूँकि लिया है, तो आपने इसकी 4 टैबलेट्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे लेनी है। डायरेक्ट से मुँह में रखिए, ज़बान पे रखिए और मज़े से इन टैबलेट्स को चूस लीजिए और इसका जो असर है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये तो थी वो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ डिमेंशिया के टॉपिक पर शेयर की हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।